Okay, so in the last lecture, what we did was that we tried to understand, comprehend the concept of electrical boundary conditions, and we used two different type of things in order to calculate the value, yeah, in order to compute the value of those boundary conditions, in order to drive the expressions for those boundary conditions. The first one was the conservative nature of electric field, which was in its mathematical form be represented by E dot dl for a closed contour integral that was equals to 0. And the condition that we derived by using this property was E1t, the tangential component of E1 was equals to the tangential component of E2, which means that the tangential component will remain continuous. Similarly, by using Gauss's law, we try to derive the second expression, and according to the second expression, the value was d1n माइनस d2n दैट वाज इक्वल्स टू रो एस। और हम लोगों ने इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस देखी थी कि रो एस का मतलब क्या है और इसकी वजह से जो चेंजिंग होती है वो किस तरह से आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाउंड्री कंडीशन है फॉर इट्स नॉर्मल कंपोनेंट वो कुछ इस तरह से है, और इसका जो है वो डिपेंड करता है, जो चेंज है वो डिपेंड करता है ऑन द सरफेस चार्ज विच इज़ प्रेजेंट ऑन द कंडक्टर बाउंड्री। अच्छा, अब जो है वो आज के लिए हमारे पास जो फर्स्ट थिंग है, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ बिजनेस है, दैट इज द एग्जांपल 4-10। तो एग्जांपल जो है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक एप्लीकेशन बाउंड्री कंडीशंस की, इसको समझने के लिए वो क्या है। तो इस एग्जांपल के अंदर वो कहता है कि the xy plane is a charge free boundary separating two dielectric media with permittivities epsilon 1 and epsilon 2 as shown in figure अभी हम बनाते हैं। तो if the electric field in the medium 1 is, उसकी वैल्यू दे दी, find electric field E2 in the medium 2 and the angles theta 1 and theta 2। तो जो फिगर है हमारी वो किस तरह से है, उसमें वो कहता है हमारे पास कुछ इस तरह से एक्सिस है, और इसके अगर हम कहते हैं कि ऊपर हमारे पास जी एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो इसके अंदर वो कहता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, इसी तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है E1। इसका जो एंगल बन रहा है जी से, इसको उसने नाम दिया हुआ है थीटा 1 का, और इसी तरह से इसका जो एंगल बन रहा है जी से, इसको उसने नाम दिया हुआ है थीटा 2 का। ये चीज़ उसने गिवन है, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो नीचे जो है वो ऑब्वियसली जो है वो मीडियम 2 है, और ऊपर जो है वो मीडियम 1 है। तो मीडियम 1 की हमने इमेजिन कर ली कि हमारे पास जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन 1 है, और मीडियम 2 की जो परमिटिविटी है वो हमारे पास एप्सिलॉन 2 है। ठीक हो गया। अब वो ये कह रहा है कि ये जो नीचे वाला मीडियम है, इसको हम जाहिर करने के लिए शेड कर देते हैं। ये हमारे पास बेसिकली जो ये वाली लाइन है, ये एक्सेस जो कट कर रहा है, ये हमारी बाउंड्री है। अब वो कहता ये है, जो स्टेटमेंट है उसमें वो ये कहता है कि मीडियम 1 की जो अगर E1 है उसकी वैल्यू, वो कहता है अगर हमारे पास ये हो E1 इज इक्वल्स टू एक्स हैट E1x प्लस वाई हैट E1y प्लस z हैट E1z। वो कहता है अगर E1 की वैल्यू जो है वो आपके पास ये हो, तो आपने फाइंड क्या करना है कि E2 जो है आपके पास उसकी वैल्यू क्या होगी, और द वैल्यू ऑफ थीटा 1 वो क्या होगी, और द वैल्यू ऑफ थीटा 2 वो क्या होगी। ठीक है, तो सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या हम कर सकते हैं इसका। तो इसके केस में वो कहता है कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि हमारे पास जो E2 है उसकी वैल्यू जेनेरिक फॉर्म में कुछ इस तरह से है, एक्स हैट E2x प्लस वाई हैट E2y प्लस z हैट E2z।
दिस इज़ नॉट व्हाट ही आस्क्ड, बट दिस इज़ ए जेनेरिक वैल्यू। और ये हमने क्यों लिखी कि हम देखना चाह रहे थे कि हमारा गोल क्या है। तो गोल वो कहता है हमारा ये है कि हमने वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ E2 इन टर्म्स ऑफ E1, क्योंकि E1 हमारे पास गिवन है, E2 को हमने इन टर्म्स ऑफ E1 जो है वो देखना है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो वो कहता है कि ये वाला जो प्लेन है, जो शेडेड रीजन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। और आपको नज़र आ रहा है अगर ये एक्स वाई प्लेन है तो इसके नॉर्मल जो है वो आपके पास ये जी एक्सिस यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वो ये कहता है कि ये जो सरफेस है ये इसी तरह से आप समझ लो जैसे टेबल के ऊपर एक शीशा पड़ा हुआ है ना, अब वो शीशा फर्ज करो कि नीचे ज़मीन तक है, तो वो जो पूरी टेबल वाला हिस्सा है वो एक्स वाई प्लेन है। और उसके ऊपर अगर आप कोई चीज़ ऐसे खड़ी कर दो, बॉटल पड़ी हुई है वो खड़ी कर दो, तो वो जो ऊपर की तरफ जा रहा है हिस्सा वो आपके पास जी एक्सिस है। और जो सरफेस होगी उस टेबल के शीशे की, वो जो सरफेस है वो आपके पास यहाँ पे ये बाउंड्री है, ठीक हो गया। तो अब वो कहता है कि नॉर्मल टू द बाउंड्री, बाउंड्री का जो नॉर्मल है वो जी एक्सिस है आपके पास। तो वो कहता है क्योंकि इसने हमें ये नहीं बताया कि इसके ऊपर कोई चार्ज है बाउंड्री के ऊपर, तो फॉर चार्ज फ्री सरफेस, फॉर चार्ज फ्री इंटरफेस, जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है ई का, वो हमें पता है इधर से कि वो उसकी क्या हिसाब किताब होता है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट जो होता है दैट इज़ E1t इज इक्वल्स टू E2t, तो वो ये दोनों जो है वो बराबर होने चाहिए। अब टेंजेंशियल कंपोनेंट के ऊपर अगर हम आ जाएँ तो हम पहले इसको जो है वो इसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो E2 का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा E2n, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा E2t। सिमिलरली इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा E1n, और इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो इस तरह से बन जाएगा E1t, ठीक हो गया। तो अब वो ये कह रहा है कि इसके केस में अगर आप देखो तो ये ई का जो ये टी कंपोनेंट है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो इस टी के भी आगे दो जो है वो कंपोनेंट्स किए जा सकते हैं, क्योंकि ये ई टू टी जो है, अगर आप कहें कि ये ई टू टी जो है ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो इसको भी आप फर्दर दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक को आप कह सकते हो कि वो ई वन एक्स है, और दूसरे को आप कह सकते हो ई टू वाई है, और ये जो टोटल है वो ई टू टी है, ई टू एक्स और ई टू वाई, और ये टोटल जो है वो ई टू टी हो गया, यानी रिजल्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि ई टू टी जो है वो बेसिकली आपके पास ई टू सॉरी ई टू एक्स का स्क्वायर प्लस ई टू वाई का स्क्वायर इसके अंडर रूट के बराबर है। तो हमने क्या किया, इस ई टू टी को फर्दर उसके दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। तो वो कहता है अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट दोनों के जो है वो बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि ई टू एक्स जो है वो हमारा वो बराबर होगा ई वन एक्स के, और इसी तरह से ई टू वाई जो हमारा होगा वो बराबर होगा ई वन वाई के, ठीक हो गया। तो ये तो हमारी आगे टेंजेंशियल कंपोनेंट की के हिसाब से। फिर वो कहता है कि अगर हम नॉर्मल कंपोनेंट की बात करें, तो क्योंकि हमने कहा कि नॉर्मल टू द बाउंड्री इज जी एक्सिस, तो वो कहता है कि हम जो नॉर्मल कंपोनेंट की कंडीशन हमारे पास होती है वो ये वाली होती है। लेकिन इस कंडीशन के अंदर एक्सेप्शन जो है वो ये हो गई कि रो एस जो है वो हमारे पास ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कंडीशन हमारे पास बनेगी वो बनेगी D1n इज इक्वल्स टू D2n, ठीक हो गया। तो इस केस में हमारे पास जो D1 है वो जो n है वो हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ z है। तो हम कह सकते हैं कि D2z जो है हमारा वो बराबर हो गया D1z के। अब अगर आप ये देखो कि हम ये क्यों कर रहे हैं, टू को इन द फॉर्म ऑफ वन क्यों कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि हमारा जो गोल है वो ये है कि हमने E2 की वैल्यू जो है E2x E2y E2z की इन टर्म्स ऑफ E1 हमने मेंशन करनी है, क्योंकि E1 is what is given to us and we have to calculate or drive the value of E2 in terms of E1। तो इसलिए हम जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी जो सारी वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक हो जाए। अब अगर हम इसको, ये तो डी की फॉर्म में है, इसको अगर हम ई की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं इसको कि ये एप्सिलॉन टू जो है ई टू जी दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन वन ई वन जी। तो एक एक्सप्रेशन ये हो गई, और दो एक्सप्रेशन जो है वो ये वाली हो गई हमारे पास, ये टेंजेंशियल के लिहाज से, और ये जो है वो हमारे पास आ गया नॉर्मल के लिहाज से। तो ये अब हमने क्या कर लिया, हमने जो है वो ई टू को मेंशन कर लिया इन द फॉर्म ऑफ ई वन। कैसे मेंशन कर लिया कि ये अब हमारी चेंज हो गई, ई टू जो हमारी बनी वो बनी एक्स हैट, ई टू को इन टर्म्स ऑफ ई वन क्या लिखेंगे, ई टू एक्स ई वन एक्स के बराबर ही है,
तो ये आ गया E1x प्लस वाई हैट, E2y को इन टर्म्स ऑफ E1y ये निकाला हुआ है, तो ये ई डायरेक्टली इक्वल है, तो E2y इज इक्वल्स टू E1y, ये हो गया, प्लस z। अब z को अगर आप देखो तो E2z को अगर हम इन द फॉर्म ऑफ E1z लिखना चाहें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। वो क्या होगा, E2z इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 2 इंटू E1z। तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 2 इंटू E1z। ये जो एक्सप्रेशन थी ये हमारी निकल आई E2 की इन द फॉर्म ऑफ या इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज E1। ठीक है, तो ये उसने कैलकुलेट करने का था। सबसे पहले तो कंडीशन हमारी जो है, जो रिक्वायरमेंट हमारी जो है वो पूरी होगी। इसके बाद वो कहता है कि बी पार्ट में उसने कहा है हमें एंगल निकाल के दो जी, θ1 और θ2। θ1 ये है और θ2 ये है। तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका हमारे पास जो है वो क्या होगा कि हम इन राइट एंगल ट्राइंगल्स को देख लें। अब इसके अंदर अगर आप देखो तो जो ये वाला हिस्सा है ये E1z है, ये E1t है। सिमिलरली ये वाला जो हिस्सा है आपका, या ये वाला जो हिस्सा है, तो ये E2z है, ठीक है, और ये E2t है। तो अगर हम θ1 की वैल्यू निकालना चाहते हैं और हम कहते हैं कि tan θ1 जो है वो हमारे पास क्या होगा, तो tan θ1 आपके पास क्या होगा, ये आपके पास एंगल है, ठीक है। तो दे पेंट ब्लैक, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ जाएगा E1t डिवाइडेड बाय E1z। इसी तरह से अगर आप tan θ2 लिखो तो वो आपके पास बराबर आ जाएगा E2t डिवाइडेड बाय E2z, ठीक है। अब E1t को अगर आप इस इन द फॉर्म ऑफ x और y कंपोनेंट्स लिखो तो वो हमने कहा था इस तरह से है। तो ये E2t है, इसी तरह E1t भी आपके पास होगा अंडर रूट E1x का स्क्वायर प्लस E1y का स्क्वायर, ठीक है। तो E1t आपके पास आ गया E1x का स्क्वायर प्लस E1y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय E1z। अब जो चीज़, जिस चीज़ का आपने ख्याल रखना है वो आपने ये ख्याल रखना है कि जो आपकी ये वाली वैल्यूज़ निकल रही हैं जहाँ से आपने tan इनवर्स लेना है और T1 निकालना है, ये वैल्यू जो है दिस दे शुड बी इन टर्म्स ऑफ E1x, E1y और E1z, क्योंकि यही गिवन है हमारे पास। E2 के अंदर कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए क्योंकि E2 हमें पता नहीं है। वैसे तो हम पिछले स्टेप में E2 निकाल चुके हैं, लेकिन स्टिल हमारी जो प्रायोरिटी है वो यही है कि हमारा जो जवाब हो वो इन टर्म्स ऑफ E1s हो, E2s ना हो, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, इधर अगर आ गए तो यहाँ पे हमारे पास आएगा E2x का स्क्वायर प्लस E2y का स्क्वायर डिवाइडेड बाय E2z। अब अगर आप देखो तो ये E2 है, ये भी E2 है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं E1 में। तो ये जो x और y हैं ये तो सिंपली इक्वल है, यहाँ पे ये हमने निकाले हुए। तो ये हो गया आपके पास E1x का स्क्वायर प्लस E1y का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर थे, वैल्यू पुट कर ली। E2z जो है आपके पास ये है एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन 2 इंटू E1z, यानी कि एप्सिलॉन 1 ओवर एप्सिलॉन 2 और E1z, ये वैल्यू हमने पुट कर ली, ठीक हो गया। इस तरह से आ गया। अब अगर आप वैल्यू निकालो कि tan θ1 tan θ2 निकाल लिया, अगर आपको थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या हो जाएगी, θ1 जो है वो आपका हो जाएगा tan इनवर्स और ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह θ2 की अगर वैल्यू चाहिए तो वो हो जाएगी tan इनवर्स और ये वाली एक्सप्रेशन अंदर आ जाएगी, ठीक हो गया। तो θ1 θ2 भी निकल आया। इसके अंदर एक तीसरी चीज़ वो कहता है अगर हम निकालें tan θ2 डिवाइडेड बाय tan θ1, तो वो आपके पास क्या होगी, तो ये आपके पास θ2 है, ये आपके पास θ1 है। तो θ2 को अगर आप रखो ऊपर तो ये वाला हिस्सा इससे कट जाएगा, ये वाला हिस्सा इससे कट जाएगा। द ओनली थिंग दैट रिमेन्स इज एप्सिलॉन 2 ओवर एप्सिलॉन 1। तो ये भी एक्सप्रेशन जो है वो एक्सरसाइज में आपके कुछ क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होगी कि अगर आपने इन दोनों के टेंजेंट्स को डिवाइड किया हो तो वो बराबर आ जाता है रेशियो बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइडेड बाय इट्स फर्स्ट मीडियम। तो ये भी कैलकुलेट हो गया और ये भी कैलकुलेट हो गया। तो ये हमने एप्लीकेशन देख ली अपने इस बाउंड्री कंडीशंस की जो हमने अभी तक देखा था, ठीक हो गया। तो इसके बाद हम लोगों का जो नेक्स्ट काम है करने वाला वो हमारे पास आ जाता है
स्पेशल केसेस की तरफ। अब हमने बोला था कि हमने जो पहले फर्स्ट टाइम जो हमने बाउंड्री कंडीशंस पढ़ी और जिसकी इक्वेशंस जो हैं वो हमने ड्राइव की, वो हमारे पास थी डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री, जिसमें मीडियम वन और मीडियम टू था और ऊपर परमिटिविटी और नीचे परमिटिविटी, और उसकी हमने जो कंडीशंस हैं वो भी हमने निकाल ली, जो अभी हमने दोबारा रिवाइज भी की। ई वन टी टेंजेंट जो है वो इक्वल होते हैं, और जो आपके दूसरे होते हैं वो नॉर्मल जो होते हैं उसमें डिसकंटिन्यूटी होती है जो रो एस के बराबर होती है। तो अब वो कहता है कि हम एक स्पेशल केस की तरफ आएंगे। वो केस क्या है कि हमारे पास जो बाउंड्री है वो डाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर बाउंड्री है, ठीक है। तो इसके केस में वो कहता है कि हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस की एक्सप्रेशन है वो कैसे मॉडिफाई होंगी, इसके अंदर क्या चेंजेस हमें नज़र आएंगे। तो जो बेसिक चीज़ है वो क्या है कि अब अगर हम कहें कि ऊपर मीडियम वन है, या ऊपर, हाँ, ऊपर मीडियम वन है, नीचे मीडियम टू है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऊपर जो है वो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है और नीचे जो है वो हमारे पास कंडक्टर है। इस तरह से कुछ जो है वो हमारे पास अब सिनेरियो जो है वो बन गया हुआ है। तो इसके केस में वो कहता है कि अगर हम ये कंसिडर करें कि वेयर मीडियम वन इज़ डाइलेक्ट्रिक एंड टू इज़ कंडक्टर, तो इन परफेक्ट कंडक्टर हमें पता है क्या होता है। परफेक्ट कंडक्टर के अंदर आपके पास जो ई की वैल्यू होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है विद इन द कंडक्टर, वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मीडियम टू में अगर हमारे पास ई टू थी और मीडियम वन में ई वन थी और यहाँ पे डी टू थी और इधर डी वन था फ्लक्स जो है, तो वो कहता है कि हम ये फिर बड़ा इजीली कह सकते हैं कि ई टू जो है वो इसके केस में, या डी टू जो है इसके केस में, वो मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये तो हमें समझ आती है क्योंकि कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर हमने कहा था कि हमेशा ये चीज़ें जो हैं वो ज़ीरो होंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपनी बाउंड्री कंडीशंस की तरफ देखें, तो पहली बाउंड्री कंडीशन थी ई वन टी वॉज इक्वल्स टू ई टू टी। तो अगर ई टू कम्प्लीटली ज़ीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि ई टू टी भी ज़ीरो है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ई टू टी भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई वन टी जो है वो भी, क्योंकि वो बराबर है ई टू टी के, तो ई वन टी जो है ये भी बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। तो डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बाउंड्री में हमें ये पता लगा कि टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है मीडियम वन के अंदर भी, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास ज़ीरो होगा। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन थी जिसमें डी वन एन माइनस डी टू एन वॉज इक्वल्स टू रो एस था, ठीक है। तो इसके केस के अंदर वो कहता है क्योंकि अभी इसने हमें कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं दी, तो पहले तो ये रिड्यूस होकर डी वन एन माइनस डी टू एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया था, ठीक है। अभी इसके अंदर भी वो ये कहता है कि जो डी टू एन है, क्योंकि डी टू पूरे का पूरा जो है वो ज़ीरो के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी वन एन माइनस ज़ीरो इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और डी वन एन को अगर आप खोल के लिखो इन द फॉर्म ऑफ परमिटिविटी एंड ई, तो आप कह सकते हो कि ई वन और ई वन एन, एप्सिलॉन वन और ई वन एन, दैट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये हो गया उस केस में अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ना हो, और अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी हो तो आप कह सकते हो कि ई वन एप्सिलॉन वन और ई वन एन जो है, सॉरी ये एन है तो ये नहीं आएगा, इज इक्वल्स टू रो एस होगा, ठीक है। तो अभी हम रो एस को ही लेके चलते हैं ज़ीरो की बजाय, ताकि हम जेनेरिक फॉर्म की तरफ ही मूव करते रहें, और जहाँ कहीं रो एस ज़ीरो होगा हम ऑटोमेटिकली ज़ीरो जो है वो उसको पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन गई। तो दूसरी जो हमारी कंडीशन जो है वो इस तरह से रिड्यूस होके ये बन गई है। तो ये हमारे पास अब इसके केस में, अब आपने याद रखना है कि इसके केस में डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बाउंड्री के केस में जो ई वन है, जो डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट है, उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट ज़ीरो रहेगा, और उसका जो नॉर्मल कंपोनेंट है आपके पास वो होगा सिर्फ, और वो भी ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, रो एस के बराबर होगा। अगर रो एस ज़ीरो होता है तो ये भी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो वो कहता है हम इसको बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि जो डी वन टोटल का टोटल है हमारे पास, अब इसमें हम टेंजेंशियल और कॉमन की बात नहीं कर रहे, कि जो डी वन टोटल का टोटल है आपके पास वो बराबर होगा ई वन एप्सिलॉन वन और ई वन वैक्टर के, ठीक है। अब इसमें इस ई वन वैक्टर के अंदर आ रहे हैं आपको पता है ई वन टी और ई वन एन, ठीक है।
तो ये सारे का सारा जो है इसके बराबर होगा, और जो ये है ये बराबर होगा रो एस के, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एन होगी। एन क्या है? नॉर्मल। ठीक है, अब इसने क्या किया है, ये इस इक्वेशन के ज़रिए उसने इसने इन दोनों को कंबाइन कर लिया। ठीक है, अगर आप E1 को देखो तो आप कह सकते हो कि आप इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर आप ऐड अप कर लो तो आप कह सकते हो कि ये हो गया E1t प्लस एप्सिलॉन वन, और साथ आ गया आपका E1n प्लस इज इक्वल्स टू रो एस प्लस ज़ीरो। तो इसको जो है वो उसने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो उसने किया क्या, उसने कहा कि पीछे बच गया आपके पास क्या उसका नाम है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा ज़ीरो था, इसको गायब कर लो, तो ये आ गया E1 एप्सिलॉन वन E1n इज इक्वल्स टू रो एस। और इसको अगर आप इन द फॉर्म ऑफ एक्चुअल वेक्टर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि n हैट डॉट, ये हो गया। और इस एन हैट को उसने अभी उस तरफ को मेंशन किया हुआ है कि ये एप्सिलॉन वन E1 है, तो वो एन एस हो गया। ठीक है, तो ये इसने बेसिकली यहाँ पे लिखा है। तो ये सारे का सारा इसी से ही निकल आता है, इसको ऐड अप करने की ज़रूरत नहीं है, दिस वाज यूजलेस। ठीक हो गया। तो ये उसने कहा कि हम इसको इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी तरफ देखो तो आपको एक चीज़, एक कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करने को मिलता है। वो कंक्लूजन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जगहों पे इस्तेमाल होगा आगे भी, पूरी की पूरी इंजीनियरिंग के अंदर। और वो कंक्लूजन क्या है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट्स डायरेक्टली अवे फ्रॉम द कंडक्टर सरफेस। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि E1t चूंकि ज़ीरो था तो इसका तो किरदार ही कोई नहीं रह गया, पीछे बचा है सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट। वो कहता है कि हमेशा जो कंडक्टर है इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। ठीक है, तो सरफेस से सिर्फ नॉर्मल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। ठीक है, तो किसी भी टाइप का कंडक्टर क्यों ना हो, कहाँ भी हो, जैसे मर्जी हो, वो कहता है कि अगर उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हुई तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट्स डायरेक्टली अवे फ्रॉम द कंडक्टर सरफेस व्हेन देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन द सरफेस, अवे जाएगा। और अगर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुई, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी हुई, तो सीधा नॉर्मल अंदर आएगा। मतलब अगर ये बाउंड्री है और इसके ऊपर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो वो कहता है कि आपके पास, ये आपके पास नीचे सारा कंडक्टर है, तो अंदर तो E0 है। वो कहता है इस कंडक्टर से अगर जो ये पॉजिटिव रोअर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो हमेशा नॉर्मल होगी और वो गोइंग आउटवर्ड होगी। ठीक है, इसी तरह से वो कहता है कि अगर इसी तरह का एक सरफेस है और उसके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज है और नीचे वही कंडक्टर है, तो अब नेगेटिव रो ऐसा, तो इसके केस में, सॉरी ये टेढ़ा हो गया, इसके केस में नॉर्मल में नॉर्मल ही होगी सरफेस के, लेकिन वो इनवर्ड होगी। तो ये वो बात कर रहा है कि आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट जो है वो कंडक्टर की बाउंड्री के ऊपर आपको टेंजेंशियल कंपोनेंट कभी भी नहीं मिलेगा। टेंजेंशियल कंपोनेंट हैज़ टू बी इक्वल्स टू ज़ीरो, एंड नॉर्मल कंपोनेंट जो है वो आपका E1n जो है वो आपका होगा रो एस ओवर एप्सिलॉन हमेशा। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी हो जाएगी आपकी डाइलेक्ट्रिक की। ठीक है, तो ये हमने जो है वो डिस्कस कर लिया इसको रिड्यूस करके। अब इसकी एक वो बड़ी अच्छी सी एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। उस एग्जांपल के अंदर क्या है, वो ये कहता है आपको कि फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास जो है वो एक स्लैब है। ठीक है, फ़र्ज़ कर लिया हमारे पास एक स्लैब है, वो एक स्लैब सी उसने बना दी। ठीक है, अब ये स्लैब जो है ना वो कहता है ये इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टिंग स्लैब है जिसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 के अंदर जो है वो हमने प्लेस किया है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहता है एक जो है वो E0 जो है वो इसकी विसिनिटी के अंदर है, जिसके अंदर हमने इसको प्लेस किया हुआ है, और उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है। अगर हम आर्बिट्रेरीली सिर्फ मेंशन करना समझने की उसमें हम मेंशन करना चाहें तो वो कहता है क्योंकि ये स्लैब थी, ये कंडक्टिंग थी, हमने इसको प्लेस किया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड जो कि E0 थी। और वो कहता है कि इसको हमने जब प्लेस किया इसके अंदर तो होगा क्या, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्जेस हैं हमारे वो पॉजिटिव ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव जो है वो स्लैब की नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसके अपोजिट मूव करेंगे। और जैसे ही ये वाला ऊपर चला गया और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ आ गए, तो अब एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई जो इस मटेरियल के अंदर है, स्लैब के अंदर है। और वो जो है वो ड्यू टू दीज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। तो वो उसको अगर हम कहते हैं, हम नाम दे दें कि वो हमारे पास E1 है, जो मटेरियल की अपनी पैदा हुई है इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से, तो वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। ठीक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि नीचे माइनस रो एस चार्ज आ गया था, ऊपर प्लस रो एस चार्ज आ गया था। ई नॉट वो थी जो बाहर से दी हुई थी, और वन जो है वो है जो मटेरियल की अपनी पैदा हुई है ड्यू टू दिस, क्या उसे कहेंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज ऑन द अपर एंड लोअर साइड। तो उसकी वजह से जो पैदा हुई उसको हमने E1 कह दिया। अब वो कहता है हमारे पास जो है वो एक बहुत बड़ी एक रूल है हमारे पास कि इन दिस कंडक्टिव सरफेस द वैल्यू ऑफ E शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो जो टोटल वैल्यू E की है इसके अंदर वो आपके पास है E0 प्लस E1 के। ठीक है, और हमें ये पता है कि क्योंकि ये कंडक्टिव सरफेस है तो दिस E शुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो वो कहता है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें ये बात पता चलेगी कि जो E1 थी जो मटेरियल ने पैदा की, वो हमेशा जो है वो बराबर होगी उसके जो यूनिफॉर्म हमने बाहर दी थी। वो जब बराबर होगी तभी एक दूसरे को कैंसिल करेगी, और हम कहेंगे कि टोटल ई इज इक्वल्स टू ज़ीरो एनीवेयर इन दिस कंडक्टर। ठीक है, तो एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, माइनस कर रही होंगी। तो ये बताने की कोशिश आपको ये कर रहा है कि जब आप किसी कंडक्टिव मीडियम को किसी फील्ड के अंदर रखते हो, तो उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट जो है वो किस तरह से पड़ता है। और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है वो इस तरह से जा रही है, और मतलब नॉर्मल है। अगर ये अभी तो अंदर तो सारा ये कंडक्टर ही है क्योंकि स्लैब है, तो ये ही E0 जब ऐसे बाहर की तरफ जाएगी, इधर से बाहर निकलेगी E0, तो वो इसके बिल्कुल 90 डिग्रीज के ऊपर होगी। इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव से बिल्कुल 90 डिग्रीज के ऊपर होगी, और यहाँ पे भी। और सिमिलरली नेगेटिव वाली साइड से वो कम्प्लीटली 90 डिग्रीज पे एंटर हो रही होगी क्योंकि हमने एक्सटर्नल रखी है। तो एक्सटर्नल फील्ड है। और अगर आप देखो तो ये कंडक्टिव स्लैब थी जो हमने रखी थी, और ये जो यहाँ पे ये लाइन है ये एज ए वो डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर बाउंड्री एक्ट कर रही है। तो इधर से हमेशा वो कहता है कि 90 डिग्रीज पे एंटर होगी। ये जो E1 है, दिस विल only be inside this conductive medium, and the purpose of this E1 is basically to cancel out the effect of E0 inside the conductor। तो ये बाहर नहीं होगी, लेकिन E1, लेकिन जो दूसरी है जो यूनिफॉर्म है जिसकी विसिनिटी में प्लेस किया था वो तो ऑब्वियसली बाहर ही थी, और वो बाहर से अंदर एंटर हुई थी, और इधर से ही वो फिर बाहर की तरफ निकली। तो वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 90 डिग्रीज के एंटर हुई और 90 डिग्री से बाहर निकली, तो नॉर्मल कंपोनेंट होगा। ये क्यों नॉर्मल होगा, क्योंकि हम देख चुके हैं अपनी बाउंड्री कंडीशंस के एतबार से कि वो हमेशा नॉर्मल होना है। इसी तरह से वो कहता है, अगर हम एक और एग्जाम्पल देख लें जिसके अंदर हमारे पास एक मेटेलिक स्फेयर है। ठीक है, ये तो हो गया था, एक स्लैब रेक्टेंगुलर शेप थी। अब वो कहता है एक मेटेलिक स्फेयर है, और इस मेटेलिक स्फेयर को हम इन द विसिनिटी ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E0 जो है वो हम उसको प्लेस कर देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, वो कहता है कि इसकी वजह से ऊपर जो है आधे हेमिस्फेयर के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा स्फेयर के। ठीक है, और बाकी आधे के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और वंस अगेन इसका पर्पस क्या है कि ये जो E0 इसके अंदर आ रही है उसको कैंसल आउट कर सके। तो वो ये कहता है कि इसकी वजह से फिर जो हमें क्योंकि पता है कि जो वैल्यू निकलनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक लाइंस की, वो हमेशा 90 डिग्रीज के ऊपर होगी। तो वो कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी निकलती हैं इसमें से वो कुछ इस तरह से होंगी। यहाँ से फिर ये, यहाँ से फिर ये 90 डिग्रीज पे, फिर यूं 90 डिग्रीज पे, बाद में वो ऊपर जाके टेढ़ी हो रही हैं ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। 90, 90, इसी तरह यहाँ से 90, इसी तरह यहाँ से 90, मतलब हमेशा 90 डिग्रीज के ऊपर रहेगी। तो ये जो हमें कर्व हुई हुई नज़र आती हैं लाइंस, उसके पीछे भी रीज़न यही होती है कि वो सरफेस के नॉर्मल निकलती हैं और बाद में फिर वो डिस्टॉर्ट होती हैं।
ठीक हो गया। तो ये वाला हिस्सा है, अगर आप इसको क्लोज टू द सरफेस देखो तो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस निकलना है इसने, ये ज़रूरी है। ठीक हो गया। तो वही इसको डिक्टेट करने वाली चीज़ हमारे पास क्या है, इसको डिक्टेट करने वाली चीज़ हमारे पास वही बाउंड्री कंडीशन है जिससे हम यहाँ तक पहुँचे थे। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर एक कंडक्टर कंडक्टर बाउंड्री देखेंगे, वो बड़ा आसान सा है। कि ये तो अभी हमने देख लिया कि एक कंडक्टर था और एक डाइलेक्ट्रिक था, फिर कंडक्टर कंडक्टर बाउंड्री क्या होता है, और फिर हम कैपेसिटेंस की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर फ्री टू आस्क देम इन इंटरेक्टिव सेशन। ठीक है जी, थैंक यू।